आज जो है हम मॉडल पेपर को बताने जा रहे हैं। मॉडल पेपर में क्या है कि मॉडल पेपर जो बताएंगे उसको थोड़ा सा डिटेल में हम ये करेंगे, जो कि आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। और समझने के बाद जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ आपको अपने आप में दिमाग आएगा कि मतलब जो अपने आप समझ में आएगा कि हमको मतलब जो क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन आया है और किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। और मतलब जो है आप उस मतलब जो है ऑब्जेक्टिव को, अभी तो हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो ऑब्जेक्टिव को अच्छे से हम आपको समझाएंगे। और समझाने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत हुआ हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अभी हम साइंस का करवा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे कंप्लीट करेंगे। लेकिन आगे जो हम कंप्लीट करेंगे टोटल करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप अच्छे से समझते जाइएगा। सबसे पहले जो हम साइंस का मतलब जो है मॉडल पेपर करा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम करवाएंगे। सबसे पहला जो है क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। आप जानते हैं कि जब कोई भी पौधा होता है, ठीक है, मान लिया जाए ये आपका पौधा है, ठीक है, ये पौधा है। पौधा में जो है बहुत सारे प्रकार के पौधे होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक फूल टाइप का, मतलब आप फूल के बारे में जानते ही होंगे, फूल के बारे में जानते हैं। फूल में ही जनन अंग पाया जाता है। कहाँ, हम समझाते हैं आपको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। पौधों में जनन अंग कहने का मतलब है कि जब देखिए कोई भी फूल को हम जब बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये बनाए, इस तरह का अगर यदि कोई भी एग्जांपल में हम लें तो यहाँ पर देखिएगा एक मतलब जो इस टाइप का निकला होता है, और इसमें ये जो है कण भरा हुआ रहता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। इसको क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। इसको क्या कहते हैं, पराग। इसको अंदर वाले जो एक कण होता है इसको परागकण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परागकण। और ये वाले पार्ट को जो है परागकोश कहते हैं। और यहाँ जो है गाइनोसियम है, जिसको हम जननांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जननांग। तो ये देखिए ये हो गया आपका, अगर यदि हम बात करें ये मेल पार्ट हो गया आपका, ये कौन हो गया, मेल पार्ट हो गया, और ये फीमेल पार्ट हो गया। तो आप जानते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जहाँ भी रहेगा उसको हम जनन अंग कहेंगे। तो जनन अंग किस में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है, पुष्प में पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा पुष्प में पाया जाता है। मतलब पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो आपको लिखना है कि पुष्प में। कहाँ पाया जाता है, पुष्प में। आपका जो ऑप्शन हो गया आंसर वो बी नंबर हो गया। ये जो है आपका फर्स्ट नंबर का है, मतलब कि विज्ञान का, सोशल साइंस का ये फर्स्ट जो है मॉडल पेपर है। फर्स्ट पेपर जो है आप इसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, इसका जो अगर यदि हम लिखने का कोशिश करें तो क्या लिखें, 6, इसका समीकरण आप लोग जानते होंगे, 6CO2 प्लस 12H2O। और ये जो है यहाँ से आता है, अगर यदि हम देखें इसके आगे जो समीकरण बनाता है तो यहाँ पर होता है सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में। और नीचे जो है वो क्लोरोफिल की स्थिति में, किसके स्थिति में, क्लोरोफिल की स्थिति में। तो ये क्लोरोफिल, ये सूर्य के प्रकाश की स्थिति में, ये क्लोरोफिल की स्थिति में जो बनाता है वो बनाता है आपका C6H12O6 प्लस जो बनाता है 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O, और ये जो प्रक्रिया होता है वो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में और क्लोरोफिल की स्थिति में क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा था दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये सब जो टोटल होगा ये सब हरे पौधों में होगा। किस में होगा, हरे पौधों में होगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, पौधों में। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पौधा जो अपना खाना बनाता है, भोजन बनाता है, वो किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसलिए हम जानते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। कितना नंबर, डी नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसके आगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो आपका हो जाएगा कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका जल से। कितना नंबर, ए नंबर। ठीक है, अगला ऑप्शन है,
अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां, आपने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा होगा कि जठर ग्रंथियां किसमें किसमें पाई जाती है, ध्यान से समझिए। जठर ग्रंथियां पाई जाती है तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है यकृत में, अमाशय में, या अग्नाशय में, या मुंह में। देखिए सबसे पहला है एक यकृत में, सबसे पहला क्या है ऑप्शन, यकृत में एक हो गया, दूसरा हो गया अमाशय में, अमाशय में, तीसरा हो गया अग्नाशय में, अग्नाशय में, चौथा हो गया आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें जो है आपका यकृत है, अमाशय है, अग्नाशय है, नन ऑफ दीज। तो आपका जो जठर ग्रंथि जो पाया जाता है वो आपका ध्यान रखिएगा, वो आपका अमाशय में पाया जाता है। अमाशय मतलब पेट में पाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना नंबर, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहने का मतलब है जो हमारे, अगर यदि हम बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस एक कोशिका का एक कार्य है। ग्लाइकोलिसिस जो कोशिका द्रव में जाके संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव में। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका स्टोमाटा में, या केंद्रक में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या कोशिका द्रव में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा किसमें, अभी आप ये जो ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है आप जानते हैं ये क्या है, कोशिका मान लिया जाए। कोशिका में जो बहुत सारे ये सब जो है द्रव भरा होता है, कोशिका में क्या होता है, द्रव भरा होता है, और यही कोशिका द्रव में जो है ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, मतलब जो डी नंबर में ऑप्शन है आपका कोशिका द्रव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल, तो देखिए इथाइल अल्कोहल अगर यदि हम बात करते हैं, ये जो है अवायवीय श्वसन के बनता है। किससे बनता है, अवायवीय। ये किससे बनता है, अवायवीय। मतलब जो है आपका ऑप्शन जो है बुक में गलत दिया हुआ था, इसको आप ध्यान से समझेंगे कि जो है आपका जो अवायवीय के कारण जो है इथाइल अल्कोहल का मतलब जो है श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो आप याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनेगा। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो बनता है वो अवायवीय। अवायवीय कहने का मतलब जहाँ वायु अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में अगर यदि हम बात करें कोई भी क्रिया होती है जिसको अवायवीय क्रिया कहते हैं, जो कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, बी नंबर। कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथियां, सबसे छोटा ग्रंथि, सबसे छोटा ग्रंथि जो होता है वो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि होता है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया, मतलब जो, अब देखिए पौधों, अगर यदि हम बात करते हैं, मान लिया जाए एक पौधों का निर्माण करते हैं, उसमें क्या होता है, पत्ता होता है, एक पत्ता बनाते हैं, एक पत्ता बनाए, एक पत्ता में से अगर कहेगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बाहर होती है। वाष्पोत्सर्जन कह रहा है, वाष्पोत्सर्जन समझते हैं जिसको हम इंग्लिश में एवेपोरेशन क्या कर। तो जितने भी प्रकाश ये भी वाटर लेगा, पानी जो भी लेगा वो किसके द्वारा निकलेगा, पत्ती के द्वारा क्या होगा, निकल जाएगा। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो जो है पौधों में वायवीय भागों से जल का ह्रास, मतलब जो जितना भी पानी निकलेगा वो किसके द्वारा, पौधों के द्वारा निकल जाएगा। किस क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो है वो क्या होगा कि मतलब जो है टोटल पानी, जितना भी पानी उसमें जो निकलने वाला होता है वो पौधों के द्वारा जो है, पत्तियों के द्वारा जो है वो निकल जाता है, जिसको कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, जो कि आपका ऑप्शन है बी नंबर में। कितना ऑप्शन है, बी नंबर में। अगला कहता है कि घेंघा रोग पनपता है। देखिए घेंघा रोग, आपको यहाँ पर 2-3 रोग पूछा जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। आयोडीन नमक खाते हैं ना आप लोग, तो उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, जिसमें आयोडीन की कमी से जो है, आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को आयोडीन मतलब जो है थोड़ी मात्रा में लेना पड़ता है। अगर यदि हम बात करते हैं, एक आता है आपका लौह की कमी से। देखिए एक होता है एनीमिया, क्या होता है, एनीमिया।
एनीमिया भी एक बीमारी है जिसको जो होता है वो लोह की कमी से आपको पता होगा कि लोह जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लोह किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लोहा मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका किस में, पालक में। ठीक है, तो ये हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना नंबर, क्वेश्चन पूछा था घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से। आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त के में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव। देखिए रक्त जो है, रक्त क्या है, अगर यदि आपसे पूछा जाए रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज है। और ये जो है इसमें जो पीले रंग का एक मतलब जो द्रव होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या कहते हैं, लिम्फ, याद रखिएगा। मतलब जो द्रव में जो है हल्के पीले रंग का आपको द्रव दिखेगा, रक्त में जो है हल्के पीले रंग का एक द्रव दिखेगा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला ये जो आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, जब थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा रक्तचाप मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो आपका ब्लड प्रेशर जो मापने का जो मतलब जो यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं स्फिग्नोमीनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमीनोमीटर, इसको हिंदी में लिखना चाहें स्फिग्नोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर। ठीक है, जिसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, 11 का कितना नंबर, डी नंबर। तो याद रखिएगा कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, स्फिग्नोमीनोमीटर कहते हैं। अब यहाँ भी एक सवाल आ सकता है और ये पूछा भी जाता है बार बार, कहेगा कि रक्तचाप जो होता है वो आना और जाना मतलब जो है कितने से आता है और कितने से जाता है। तो आपको याद रखना है जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है वो 120 बटे जो है 80 जो है जाता है, 120 बटे 80, याद रखिएगा 120 बटे 80, ये आपका सिस्टोल और डायस्टोल कहलाता है। ये ऑप्शन में रहेगा 120 बटे 80 जो है। आप लोग अच्छे से अगर यदि एग्जाम में आए तो आप लोग ध्यान से इसको करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है कहाँ। अभी हम आपको बताएं कि पहले इसके पिछले क्वेश्चन में ये कितना 12 नंबर था ना, हाँ 12 नंबर, 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर की जब हम बात करते हैं तो 12 नंबर में क्या है, अभी हम आपको बताएं वाष्पोत्सर्जन, एवेपोरेशन की क्रिया किस में होती है, एवेपोरेशन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, पौधों में। सिंपल सा आंसर है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है जंतु में, पौधों और जंतु दोनों में या नन ऑफ दीज में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में। आपका आंसर हो जाएगा कितना नंबर, बी नंबर, जो कि पौधों में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कहने का मतलब है ट्रांसपोर्टिंग, जो भी उसका ब्लड ये इधर उधर जो मतलब खुले में होगा। कहने का मतलब उसके देखें, अब तिलचट्टा को देखिएगा, उसके नीचे में अगर यदि नीचे से अंदर से देखिएगा तो उसको पूरा खुला परिसंचरण आपको दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब है समझिएगा कि आपका परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण, याद रखिएगा खुला जो है, खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो किस में पाया जाता है, तिलचट्टा में। किस में पाया जाता है, तिलचट्टा में, याद रखिएगा किस में पाया जाता है, तिलचट्टा में। याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो है आपका क्या है कि ये परिसंचरण तंत्र हो गया। आगे रक्त क्या है, अभी हम आपको बताएं, अभी आपसे बोले थे ना कि रक्त जो है पूछेगा, रक्त क्या है। अभी हम आपको बताएं कि क्या है, तरल संयोजी
तरल संयोजी उत्तक है, बताए थे ना, तरल संयोजी। इसमें आपका ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा, पदार्थ है, उत्तक है, या कोशिका है, या नन ऑफ दीज। तो आप आराम से मार सकते हैं उत्तक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ध्यान से समझिए। अभी जो हम बताए थे, ब्लड में जो है पीला रंग का एक मतलब जो है द्रव पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अभी बताएं क्या कहते हैं, ब्लड में जो है पीला रंग का जो मतलब जो द्रव पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लिम्फ। लेकिन अब पूछा गया है कि मूत्र में, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। बोलिए, यूरोक्रोम। किसके कारण? यूरोक्रोम। मूत्र में किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। उसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण, मतलब जो मूत्र में जो है आपका पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? आपको याद रखना है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम। ठीक है, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? आपका ऑप्शन है हाथी, दूसरा आपका गाय, तीसरा है आपका कुत्ता, और चौथा जो है आपका क्या है, केचुआ। देखिए, उभयलिंग कहने का मतलब एक लिंग बोलेगा तो उसमें एक ही जनन होगा, कहने का मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। लेकिन उभयलिंग बोला जाए तो आप ध्यान रखिएगा, उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, मेल और फीमेल दोनों पार्ट किसमें पाया जाता है? वो आपका जो होता है केचुआ, नंबर डी नंबर ऑप्शन में आपका होता है। 16 का कितना नंबर हो गया? डी नंबर हो गया। तो याद रखिएगा, मेल और फीमेल पार्ट जिसको हम उभयलिंग कहते हैं, और उभयलिंग किसमें होता है? केचुआ में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप याद रखिएगा, यूरिया जो है कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। अगर यदि इसका उल्टा के पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यकृत से। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए यूरिया जो है मतलब कहाँ से निकलती है, यूरिया जो है कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है कि यूरिया जो निकलती है वो कहाँ से? मूत्र से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ से निकलती है? मूत्र से। अगर यदि आपको ऑप्शन में इस तरह का दे दिया जाए तो आप इसको अच्छे तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन मतलब जो है, देखते नहीं है, कोई भी खेती बाड़ी जब होता है तो उसमें मतलब कीड़े मकोड़े ये सब जो है ज़्यादातर लगने लगते हैं। इसमें से जो है बहुत सारे ऐसे दवाई आती है जिसको हम, एक दवाई के नाम से अगर यदि हम ऑप्शन में बात करें, ऑप्शन में जो है आपका DDT है, जिसको हम DDT का छिड़काव करने से जो है वो सारी क्रियाएँ जो मतलब जितने भी छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसको हम DDT कहते हैं। क्या कहते हैं? DDT। अगर यदि आप इसका फुल फॉर्म लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोफिनाइल फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, अगला समझते हैं DDT। अब इसी में जो है एक और याद रखिएगा, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वो कितना नंबर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC दिया हुआ है, DDT दिया हुआ है, ATP दिया हुआ है। आपको ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान से इसको समझिएगा। DDT का तो फुल फॉर्म बता दिए, एक पूछता है CFC का फुल फॉर्म, एक पूछता है किसका? CFC का फुल फॉर्म, या एक पूछा जाएगा आपको ATP का फुल फॉर्म। तो आप याद रखिएगा, ये जो CFC का फुल फॉर्म होता है इसका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन जब हम ATP की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीएफसी का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। अब देखिए उपभोक्ता की बात करते हैं हम। उपभोक्ता मतलब जो ग्रहण करने वाला है। जैसे आप वो वाला अगर यदि हम बात करते हैं उपभोक्ता क्या, जो कि जिस चीज़ को यूज करता है। हम मान लिया जाए दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं तो उस खरीदने क्यों जाते हैं, उस चीज़ का यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब उसी को उपभोक्ता। तो आप जानते हैं कि उपभोक्ता जो है अगर यदि हम बायोलॉजिकल की बात करें तो इसमें जो है 4 प्रकार का होता है। आप जानते हैं एक होता है, एक शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है। तो एक जो है अगर यदि हम बात करते हैं ये वो दोनों होता है, ठीक है। और एक अगर यदि हम कहें तो इसमें जो है अगर यदि हम बात करें तो ये 3 अभी आप याद रखिए, जिसको हम क्या है शाकाहारी है मांसाहारी। तो इसमें पूछा गया आपका ऑप्शन वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब पहला उपभोक्ता कौन है। तो आपको बताएं कि सबसे पहला जो है वो कौन है, शाकाहारी है। सबसे पहला कौन है, वो शाकाहारी है। सबसे पहले जो है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिए, भूमिगत जल, भूमिगत जल। अगर यदि आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कुआं, कुआं, दूसरा दिया जाए नदी, तीसरा दिया जाए समुद्र, 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 चौथा दिया जाए तालाब, तालाब। ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान से अगर यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए अगर यदि हम नदी की बात करें तो नदी में पानी बहाव के कारण आता है। अगर यदि हम समुद्र में बात करें तो ये पानी भी कहाँ, बहाव के कारण। लेकिन जब हम तालाब में बात करें तो वो भी तनाव लेकिन बहाव के कारण। अब कुआं में जब बात करें तो कुआं में भी पानी डाला जाता है, ऐसा ठीक है, लेकिन वो जो है ज़्यादातर भूमि से जुड़ा हुआ रहता है। भूमि में बहुत कम सूखता है, जिसको हम कुआं में जो है कह सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। सबसे पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास मतलब जो है कहलाता है। ये जो है आपका डार्विनवाद कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था कि जीव अगर यदि हम बात करते हैं प्राकृतिक चुनाव जो है वो डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद। कौन सा, प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक चुनाव, प्राकृतिक चुनाव जो है वो डार्विनवाद कहलाता है। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 21 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरे पौधे होते हैं। देखिए हरे पौधा क्या होता है, अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए हरे पौधे होते हैं उपभोक्ता, अभी हम उपभोक्ता के बारे में बताएं, या अपघटक या उत्पादक या नन ऑफ दीज। हरा पौधा जो है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है। कहने का मतलब आप साग सब्जी ये वो जितने भी चीज़ खाते हैं ये सब किसके कारण होता है, मतलब जो है उत्पादक, मतलब ये कौन, पौधा क्या होता है, उत्पादक होता है। पौधा क्या होता है, पौधा क्या होता है, उत्पादक होता है। पौधा क्या होता है, उत्पादक होता है। ठीक है, पौधा जो है वो उत्पादक होता है, जिसको हम कहते हैं सी नंबर ऑप्शन जो है आपका कंप्लीट होगा। अब आगे जब हम बढ़ते हैं 23 नंबर, 23 नंबर क्या है, अंडोत्सर्ग कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण है, याद रखिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पर अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का कारण, अंडोत्सर्ग का कारण है, जिसको हम कहते हैं LH फैक्टर। क्या कहते हैं, LH फैक्टर। ये आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन था आपका LH, एक था एस्ट्रोजन, एक था FSH, चौथा था नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कौन सा, LH। अंडोत्सर्ग का कारण यह है वो क्या है, LH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन कौन है, अंडाशय में, अमाशय में, या अग्नाशय में, या वृक्क में। तो आपको याद रखना है कहाँ, अग्नाशय में। कहाँ, अग्नाशय में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी नंबर है। कितना ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। आगे है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन में,
तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन, जब भी याद रखिएगा इसको रट लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन नामक जो है हार्मोन संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो आप याद रखिएगा इसमें जो है आयोडीन का होना आवश्यक है, ठीक है। इसमें किसका होना आवश्यक है, आयोडीन का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो कितना नंबर है, डी नंबर है। कितना नंबर है, डी नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, निश्चल कणिकाएं। अब अगर यदि हम बोन में बात करें, मतलब हड्डी में बात करें, तो निश्चल कणिकाएं होती है, वो जो है पाई जाती है कहाँ, न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है बताइए, न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, ये क्या है। न्यूरॉन जो है अगर यदि हम बात करते हैं कोशिकाओं का एक समूह है, कहने का मतलब है कि अगर यदि हम बात करें एक कोशिकाओं के समूह, एक हड्डी है, न्यूरॉन क्या है, एक हड्डी है, तो न्यूरॉन कहाँ, यहाँ इधर होता है, न्यूरॉन इधर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूरॉन जो इधर होता है, जिसको हम निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, किसमें, निश्चल, क्या, निश्चल कणिकाएं, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है किसमें, किसमें पाई जाती है निश्चल कणिकाएं, न्यूरॉन में। किसमें पाई जाती है, न्यूरॉन में, ठीक है। अब मानव मस्तिष्क का वजन क्या होता है। अब मानव मस्तिष्क का वजन तो आप जानते ही हैं, मानव का मस्तिष्क, अगर यदि हम बात करते हैं उसके ब्रेन का, तो अपना तो दिमाग बहुत कुछ लगाता है, लेकिन सब व्यक्ति का जो है वो जो है 1.5 किलो के लगभग होता है, 1.5 kg, ठीक है। मतलब जो है ये एक एवरेज है कि मतलब जो है, और कोई इसी में से इतने में से जो है कोई होशियार होता है और कोई जो है आप जानते ही हैं, ठीक है। तो समझ गए कि मतलब जो है ये जो है कितना से कितना तक होता है, मतलब जो है 1.5, ये जो है अगर यदि हम माने तो 0 से 1.5 kg तक ही होता है, इससे ज़्यादा मतलब जो है वजन नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 27 नंबर का हो जाएगा, कितना नंबर, बी नंबर। 27 का कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर। अगर यदि हम बात करें 26 का, तो क्या बताए थे न्यूरॉन में, जो कि सी नंबर आपका ऑप्शन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है, बोल रहा है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, कौन कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए क्या पूछा गया है कि अवतल लेंस का, हाँ, निकट दृष्टि दोष और जो है दूर दृष्टि दोष, इसको जो अगर यदि हम बात करें, इसको निवारण के लिए जो है ये जो है प्रतिबिंब जो इसका बनता है, आप समझिएगा कि तो प्रतिबिंब मतलब जो है लेंस जो है प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसे बनता है, तो वास्तविक और क्या होता है, वास्तविक और क्या होता है, उल्टा। वास्तविक क्या होता है, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अगर यदि हम बात करते हैं वास्तविक और उल्टा, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कितना नंबर, डी नंबर। कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर। लेकिन हाँ अब जो है, अब आगे का क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। आगे का क्वेश्चन है कि मतलब जो है किसी भी दर्पण को, समझिएगा, एक साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा होता है, आपको बताए थे साइड मिरर क्या करता है, किसी भी बड़े चीज़ को, कल हम जो है क्लास में हम बताए थे, किसी भी साइड मिरर क्या करता है, किसी भी बड़े चीज़ को वो छोटा कर देता है, किसी भी बड़े चीज़ को वो क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो देखिए 29 नंबर क्या कहता है कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर कहने का मतलब जब भी आप किसी भी मतलब जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर में आप देखते हैं कि वो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं कि किसी भी बड़े चीज़ को छोटा करना कौन सा दर्पण का काम होता है, वो उत्तल दर्पण का काम होता है, ठीक है। किस दर्पण का काम होता है, उत्तल दर्पण का काम होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो है बड़े चीज़ को देखिए, बहुत सारा गाड़ी क्या होगा पीछे जब लगा रहेगा, कोई भी आगे जब कोई गाड़ी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए पीछे में जो है कोई भी गाड़ी अगर लगा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा कि मतलब जो पीछे से पूरा गाड़ी दिखेगा, कहने का मतलब वो छोटा करके आपको दर्पण में पूरा दिखाई देगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का यूज जो है वो किस लिए किया जाता है, किसी भी बड़े चीज़ को छोटे आकार के रूप में हमको दर्पण में दिखने के लिए, ठीक है। तो कौन सा दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में, जिसका ऑप्शन जो आपका कौन सा है, ए नंबर है। ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। अगला है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा, अब समझिए अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा कैसा होता है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है आभासी,
आभासी, और दूसरा दिया हुआ है सीधा, सीधा, तीसरा दिया हुआ है आपका, तीसरा दिया हुआ है आपका, तीसरा दिया हुआ है आपका छोटा। देखिए आप अवतल और उत्तल तो समझते ही होंगे, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या, ये वाला। तो देखिए यहाँ बोल रहा है अवतल लेंस में जब कोई भी माध्यम लिया जाए और यहाँ से प्रकाश को गुजारा तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, आप जानते हैं। लेकिन अगर यदि हम इसमें बात करें तो ये जो है मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ से प्रकाश गुजारे तो वो क्या होगा, मतलब जो है उधर, मतलब जो यहाँ से इधर लौटेगा, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जो है अगर यदि हम बात करें कि अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, अगर यदि हम कहें, अगर यदि इधर आता परावर्तक तो होगा नहीं, क्योंकि इसलिए जो है वास्तविक नहीं बनेगा। तो मतलब ये कैसा बनेगा, आभासी तो बनेगा ही। इधर आने के बाद क्या बनेगा, आभासी। आभासी बनने के साथ साथ इसके जो है ये इस तरह इसके सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और सीधा बनने के साथ साथ इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो तीनों हो जाएगा। चौथा नंबर जो आपका डी नंबर है, ऑल ऑफ दिस, क्या है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी नंबर। किसका डी नंबर, 30 का डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं उसको समझते हैं। अब जो है 31 नंबर है। ये क्या कहता है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक आपका ऑप्शन दिया हुआ है जूल, जूल, दूसरा दिया हुआ है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या तीसरा दिया हुआ है जूल पर सेकंड स्क्वायर, या चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो आप याद रखिएगा, मतलब जो ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। अगर यदि हम बात करें 31 का ए नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा क्या होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक, जूल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साइड मिरर। हाँ ये वाला हो गया था ना। हाँ, आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का जो वो नीला रंग क्यों है, तो समझिएगा बात को कि सबसे पहला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो है आपका अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन। दूसरा है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। और तीसरा जो है वो आपका है परावर्तन, परावर्तन। ठीक है। अगर यदि हम चौथी की बात करें तो इसमें नन ऑफ दिस। पहले इसको समझिएगा कि जो है आकाश का रंग नीला क्यों होता है। सबसे पहले अगर यदि हम बात करते हैं अपवर्तन की बात करते हैं, यहाँ जो भी प्रकाश आया, जो भी प्रकाश आया तो वो क्या कभी अपवर्तन करता है क्या, किसी भी, मतलब अगर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन है आपका आकाश, हाँ आकाश का रंग नीला, तो वो जो है प्रकाश का अपवर्तन तो नहीं करता है। जब मान लिया जब हम इधर से प्रकाश को डालते हैं तो वो क्या अपवर्तन करता है क्या, वो चले जाता है पूरा अंदर, नहीं। दूसरा, ये पहला तो खत्म हो गया। दूसरा अगर यदि हम बात करते हैं परावर्तन, परावर्तक, ये जब हम प्रकाश यहाँ से डालेंगे क्या वो आकाश से लौट जाता है, नहीं लौटता है, वो सीधी रेखा में चल जाता है। सीधी रेखा में जाने के बाद न वो लौटता है न वो कुछ होता है, तो वो सीधी रेखा में चल जाता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके कारण तो होगा नहीं। अब तीसरा है आपका जो है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है, जब भी हम प्रकाश को डालते हैं, जब भी हम प्रकाश को डालते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें जो जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं वो प्रकाश उस पर पड़ता है, और उस पर पड़ने के बाद जब वो प्रकाश को परावर्तित कर विकृत करने लगता है, इसी प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी कारण से जो है हमारा प्रकाश, जो है हमारा आकाश जो है वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला दिखता है। तो आप समझ गए कि जो है प्रकीर्णन के कारण आपका जो हो जाएगा कितना नंबर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है, समझिएगा कैसे। अगर यदि आपसे कहेगा स्पष्ट दूरी, जैसे आप यहाँ से देखते हैं, ठीक है, आपको स्पष्ट जो है 25 मिनिमम, अगर यदि हम बात करते हैं सबसे न्यूनतम या मिनिमम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यदि वहाँ तक आपको कोई भी चीज़ दिख जाता है तो ठीक है,
लेकिन अगर यदि हम बात करते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। जो आप अच्छे मतलब जो है अच्छे आँख, कहने का मतलब है जिसमें पावर न लगा हो, तो एक स्वस्थ आँख अगर यदि है वो 25 सेंटीमीटर एक आसानी से किसी भी चीज़ को, छोटा से छोटा चीज़ को वो क्या कर सकता है, देख सकता है। लेकिन अगर यदि बात करें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर हो गया, याद रखिएगा न्यूनतम दूरी क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। लेकिन यही उल्टा के आपको पूछ दे कि अधिकतम दूरी क्या हो जाएगा। आप मान लिया जाए कहीं से खड़े होकर देखते हैं तो कैसा लगता है कि आप जहाँ तक देख पाते ना उसके बीच में कोई मतलब जो है क्या कहें, अड़चन ना आया हो। अगर यदि हम यहाँ से देख रहे हैं तो आगे में दीवार आ रहा है, लेकिन अगर दीवार सब आप छत पे जाके देखिए तो क्या होगा, वहाँ से आप जितना दूर तक देख पाएंगे तो वो क्या होगा, एक अनंत होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो है हम जहाँ तक वहीं तक दिखे। मेरा जहाँ आँख जाएगा हम कहीं से भी, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, तो वो अनंत तक जो है हम देख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा न्यूनतम दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि अधिकतम दूरी हम कितना देख सकते हैं, वो आपका अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था वो था सामान्य नेत्र के लिए मतलब स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। आपका जो ऑप्शन है वो है आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। देखिए कहे फोकस दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि किसी भी मतलब जो है किसी भी लेंस या अगर यदि हम दर्पण में बात करें तो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। F = R/2 होता है। हम फॉर्मूला जानते हैं F = R/2। तो हमको निकालना क्या है, F तो हमको दिया हुआ है, निकालना हमको क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये ना निकालना है। इसमें पूछा गया है क्षमता, इसमें क्षमता पूछा गया है। तो आप क्षमता देखिएगा, समझिएगा बात को कि इसका क्षमता हम क्या बोले थे कि जब फोकस दूरी को उलट देते हैं तो वो क्षमता निकल जाता है, उलट देते हैं। जैसे P = क्या होता है, 1/f। P = क्या होता है, 1/f। तो P = जो होता है 1/f, कहने का 1/ कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब अगर यदि 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करना चाहें तो यहाँ जो है मीटर में चेंज करें बटे 100, तब तो ये मीटर में चेंज होगा, तो बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 100 ऊपर चल जाएगा तो 100 अब बटे कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। अगर यदि हम इसकी बात करें तो ये 1/मीटर हो गया, 1/मीटर हो गया। तो ये 50 दूना मतलब जो है 2 1/मीटर हो गया। अब मीटर को इन्वर्स करते हैं, 2 m⁻⁻1। अब -1 को हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 डायोप्टर, कितना, +2 डायोप्टर। ठीक है, याद रखिएगा किस तरह। आपको फॉर्मूला एक बार फिर से हम समझा देते हैं। P = जो होता है 1/f होता है, तो P = 1/50। अब सेंटीमीटर में इसको हमको किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ा, 100 से डिवाइड करना पड़ा, और 100 से डिवाइड करने के बाद वो 100 ऊपर चल जाता है, जिससे जो है 1/मीटर हुआ। क्या हुआ, 1/मीटर हुआ। अब ये 1/मीटर ये तो ऊपर जाएगा, मीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर इन्वर्स होगा। और हम जानते हैं मीटर इन्वर्स को हम D लिखते हैं, डायोप्टर लिखते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षमता जो होता है वो किस में मापा जाता है, लेंस का जो क्षमता होता है वो किस में मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। किसी को मतलब जो है क्षमता जो है 2D हो गया, या अगर यदि हम बात करें तो D। अगर यदि एक और ऑप्शन भी हो सकता है m⁻⁻1। ऑप्शन में ये दोनों रह सकता है, ध्यान रखिएगा, या तो रहेगा D या तो रहेगा आपका पावर m⁻⁻1, मतलब जो है m इन्वर्स रहेगा। तो आपको जो है ऑप्शन के हिसाब से लगाना है, जो कि या तो आप D लगाइएगा या तो m⁻⁻1 लगाइए, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ये जो होगा 34 का D नंबर हो जाएगा, 34 का D नंबर हो जाएगा। 34 का कितना नंबर हो जाएगा, D नंबर। अब अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं 35, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। देखिए एक प्रिज्म जो है, प्रिज्म बनाने के लिए क्या, प्रिज्म क्या होता क्या है, किसी भी प्रवर्तक सतह, देखिए अगर यदि हम इस तरह बनाएं, इस तरह से बनाएं, तो ये क्या प्रिज्म हुआ,
हाँ हुआ, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर निकला हुआ है, तो अगर यदि हम यहाँ से प्रकाश गुजारेंगे तो इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रिज्म्स में कम से कम, प्रिज्म में जो है कम से कम 3 सतह होना चाहिए, तभी वो प्रिज्म बनेगा। इसलिए याद रखिएगा, आपका ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। आपका बी नंबर में 3 दिया हुआ है, बी नंबर में कितना दिया हुआ है, 3 नंबर दिया है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। याद रखिएगा, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ठीक है, फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो याद रखिएगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा, जिसको हम ऑप्शन नंबर कितना नंबर है, डी नंबर। ठीक है, अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। तो कैसे 2 नियम है इसको हम समझते हैं। जब कोई माध्यम लेते हैं, जब कोई भी प्रकाश प्रवर्तक लेते हैं, जब इस पर लाइट डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, परावर्तन होगा, और इस पर एक अविलंब डालते हैं, तो हम जानते हैं कि जितने डिग्री से ये आएगा उतना ही डिग्री से आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया एक नियम कि मतलब जो है आई इक्वल टू क्या हो गया, आर, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, इसी को हम दूसरा नियम कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा आप लोग अच्छे से देखे होंगे, और उसमें जो लेंस होता है, वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल या अवतल, उत्तल या अवतल। तो याद रखिएगा, किसी भी फोटोग्राफी कैमरा में जो है दर्पण जो होता है वो लेंस जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब है 39 नंबर देखते हैं। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो सिंपल सा बात है, हम पिछले वीडियो में भी हम ये बताए हैं कि फिजिक्स का जो कंप्लीट किए थे ये चैप्टर, कि याद रखिएगा कोई भी अवतल दर्पण लिए, ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अब यहाँ से जो है एक ये गुजरा, अब बोल रहा है कि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किस किरण के बिंदु से गुजरेगी। आप जानते हैं कि यहाँ वक्रता केंद्र होगा और यहाँ क्या होगा, फोकस होगा। जब हम इसको लंबवत डालें यहाँ से, ठीक है, जब हम लंबवत डालें तो ये क्या होगा, यहाँ से जो है परावर्तित हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगा। तो आप जानते हैं यहाँ कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। आपका ऑप्शन दिया हुआ था फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, या इनमें से मतलब कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। ठीक है, किससे गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। तो याद रखिएगा 39 का कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, और 40 नंबर जब हम चलते हैं, बोल रहा है यदि एक प्रिज्म के एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, कोई भी प्रिज्म मान लिया जाए, एक प्रिज्म बनाते हैं, एक प्रिज्म बनाए, ये प्रिज्म बना। जब कोई भी प्रिज्म में अगर यदि हम बात करते हैं तो क्या अपवर्तन होगा। हाँ, यहाँ से देखिए, जब भी हम प्रकाश यहाँ से डालेंगे या तो ये इधर मुड़ेगा या तो उधर मुड़ेगा, किधरों वो मुड़ सकता है। पहला कंडीशन तो ख़त्म हो गया। इसमें बोल रहा है यदि प्रिज्म के एक वर्णीय किरण गुजरे तो क्या नहीं होगा, ये पूछ रहा है क्या नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश गुजरेगा तो वो अपवर्तन तो होगा ही होगा। क्या होगा, अपवर्तन तो होगा। अपवर्तन आपको बताएं कि वो जो है जब किसी भी माध्यम पर पड़ता है तो वो अपना रास्ता क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो यही रास्ता जब चेंज किया तो यहाँ पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा तो फिर उधर जाएगा, तो ये तो अपवर्तन करेगा ही। दूसरा है विचलन। सिंपल सा बात है, जब वो अपवर्तन किया तो इधर उधर मुड़ेगा ही ना, तो ये विचलन तो किया ही। तीसरा नंबर है आपका वर्ण विक्षेपण, मतलब जो है वर्ण को विक्षेपित कर पाएगा। क्या, एक वर्ण मतलब एक रंग डाला जाए,
क्या ये वर्ण विक्षेपण करेगा? कि मतलब जो है रंग का इधर उधर, मतलब जो भी रंग हम डालेंगे, जो भी रंग का लाइट हम डालेंगे, वो क्या इधर उधर करके दूसरा रंग निकालेगा क्या? हाँ हाँ, निकाले नहीं गा। ठीक है, मतलब जो है नहीं निकालेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा वर्ण जो है विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण का क्या होगा? विक्षेपण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 41 की तरफ। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः काटती है। मतलब आप सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखे होंगे पवन चक्की। पवन चक्की कहने क्या होता है? पवन चक्की एक मतलब जो है एक खंभा सा लगा होता है, उसमें से जो है बहुत बड़ा पंखा लगा होता है, इतना बड़ा पंखा, बहुत बड़ा पंखा लगा था, और एक मतलब जो है कील से जुड़ा हुआ रहता है और वो घूमता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? तो सिंपल सा बात है, ये पवन चक्की, पवन चक्की मतलब नाम से ही पता चलता है कि इसको कौन घुमाएगा? हवा घुमाएगा ना। हवा घुमाएगा तभी तो हवा मतलब जो है तभी तो वो मतलब विद्युत को उत्पन्न करेगा। तो यही जो है हवा घुमाने का काम करता है, जिसको कहता है गतिमान हवा। 41 का जो है सी नंबर हो जाएगा। 41 का कितना नंबर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 42 की तरफ। जो है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो आप जानते हैं मतलब जो है अवतल लेंस जो होगा वो क्या होगा? आपसे ऑप्शन है, आप लोग अच्छे से जवाब देंगे। ऋणात्मक होगा, कहने का मतलब है नेगेटिव होगा, या जो है क्या होगा? धनात्मक होगा, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव। तो आप जानते हैं पहले से, जब अवतल रहेगा तो वो नेगेटिव होगा और उत्तल रहेगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप अवतल में जानते हैं क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है कि विद्युत का सुचालक कौन है। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। विद्युत का सुचालक, सुचालक मतलब क्या होता है? सुचालक कहने का मतलब है कि उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाना। अब बताइए, लकड़ी में विद्युत का प्रवाह होगा क्या? नहीं होगा। अगर यदि हम बात करते हैं किसी भी लोहे का एक रड ले लेते हैं, क्या उसमें विद्युत का प्रवाह होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि वो रड है और वो लोहे का है, इसलिए उसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। लेकिन जब हम बात करें कि कोई भी लकड़ी का बात की है, तो लकड़ी में तो कोई विद्युत प्रवाह हो नहीं। अब बताइए, वो पेंसिल जो होता है, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है, क्या वो विद्युत का सुचालक होगा या जो है कुचालक होगा? तो बताइएगा, ऑप्शन में है आपका। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो ध्यान से समझेंगे कि विद्युत का सुचालक कौन होता है। बताइए, आयोडीन, आयोडीन, दूसरा होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, तीसरा है आपका सल्फर, सल्फर, चौथा है आपका हीरा। चौथा क्या है? हीरा। तो आप याद रखिएगा, पेंसिल के अंदर जो रहता है ग्रेफाइट, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट रहता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आप इधर से तार लगाइएगा, उधर से देखिएगा, दोनों में करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 42 हो गया ना, 42 कंप्लीट हो गया। 42 का ए नंबर ऑप्शन होगा और 43 का जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर होगा। और अगर यदि हम 44 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया, इसको ध्यान से समझेंगे। वक्रता त्रिज्या जो है 1 मीटर दिया हुआ है। 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो, तो ध्यान देवे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ? r = 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। आप जानते हैं f = क्या होता है? r/2 होता है। f = क्या होता है? r/2 होता है। तो ध्यान से समझिएगा, f = r कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। मीटर को हमको 100 मीटर मतलब जो सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, f = तो क्या आ जाएगा? 2 से आप भाग लगाइए, यहाँ कितना हो जाएगा? 50, 50 तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि हम 45 नंबर देखें क्वेश्चन, 45 नंबर क्या कहता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हुई किरण अभिलंब से जो होता है वो क्या होता है? ध्यान समझिए कि जब भी आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़े होंगे, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब एक मतलब जो है ये बना, जब एक माध्यम लिए हम, इससे माध्यम नहीं, जब एक माध्यम लिए, जैसे कि कोई भी इधर हम ले लेते हैं, कोई सघन माध्यम ले लेते हैं, सघन माध्यम, सघन मतलब कहने का पूरा एकदम घना। ठीक है, पूरा घना, और विरल हो गया मतलब जो है पूरा घना नहीं। ठीक है,
तो याद रखिएगा, कोई भी सघन माध्यम से किसी भी प्रकाश को गुजारे, ठीक है, किसी भी प्रकाश को गुजारे तो वो क्या होगा, अभिलंब जो है, अभिलंब, ये अभिलंब हो गया आपका, अभिलंब से दूर चले जाएगा। लेकिन जब हम उल्टा काम करते हैं कि विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तो ये अभिलंब से निकट आ जाएगा। जो एग्जाम्पल में लेते हैं, ये आपका विरल है, ये क्या है, विरल है, और ये क्या है आपका सघन है। तो विरल से सघन में जो जाएगा वो जो अभिलंब की क्या हो जाएगा, निकट आ जाएगा, अभिलंब के क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, सघन से जब विरल में जाता है, सघन से जब विरल में जाता है तो याद रखिएगा वो अभिलंब से दूर चले जाता है। तो आपका 45 का आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब कोई घना माध्यम से, ठीक है, और कोई घना नहीं है उसमें अगर यदि हम किसी भी प्रकाश को गुजारते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होगा अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और जानते हैं इस लाइन को कहते हैं अभिलंब, इस लाइन को क्या कहते हैं, अभिलंब। यहाँ तक जो है हम आपको समझाएं, अगले वीडियो में जो है और जो बचा क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझाएंगे हम। इसलिए आप लोग अच्छे से यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए और इसको जितना भी हम बताएं इसको एक कॉपी पे नोट कर लें और इसको बार बार रिवीजन करते रहें। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको रिविज़न करके और एग्ज़ाम में बैठने की कोशिश करें और जो कि एग्ज़ाम में छोड़ के ना आए, ठीक है।